चलेगा। स्वागत है मित्रों, मैं अमित सर हिंदी की विशेष श्रृंखला के साथ आपके साथ फिर से एक बार उपस्थित हूँ। और आज हम जिस विषय वस्तु की चर्चा करेंगे, हिंदी व्याकरण की अभ्यासमाला। छोटी सी अभ्यासमाला है, 40 प्रश्न हैं, वैकल्पिक हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम हिंदी व्याकरण कंप्लीट वहाँ पढ़ चुके थे। आज हम उसके ऑप्शनल की बात करेंगे तो हमारा ये टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा आगे की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ से प्रश्न की हम बात करें, क्या क्या हमको हल करना है, किस तरीके से हल करना है, क्या प्रारूप रहता है सवालों का, तो उनकी हम बात यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। यहाँ पे क्या है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको स्वाभाविक सी बात है कि हमारे वैकल्पिक सवाल आते हैं, हमको उनमें से सही आंसर बताना होता है। पहला सवाल ये है कि शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। त्र आपको बताया होगा मैंने, संयुक्त व्यंजन में त्र किस वर्ण के बाद आता है। तो ध्यान होगा कि त्र को हम जैसे लिखें, इंग्लिश में लिख लें, अल्फ़ाबेट में लिखें तो TRA लिखते हैं। अब इसको TRA लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, टी को हम ता लिख सकते हैं और आरे को रा लिख सकते हैं। तो त्रा कैसे लिखा जाएगा, आधा ता और रा के साथ। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, शी हो जाता है, त। तो हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है, तो हम आंसर क्या करेंगे, त। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या होगा, शी। दूसरा क्वेश्चन है अंगा। क्या लिखा हुआ है, ये अंगा लिखा हुआ है, अंगा। अंगा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, अंगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कंठ पे जोर पड़ता है, तो इसका उच्चारण स्थल क्या बन जाएगा, कंठ बन जाता है। अगला सवाल है अपना, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की क्या परिभाषा बताई कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी श्वास वायु थोड़ी सी ऊष्म हो जाए, या उन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा सा संघर्ष हो, घर्षण होता हो, उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अब देखो, या इसमें क्या लिखा है, रा व मूर्धन्य श ग। तो हमारा इसमें ऊष्म व्यंजन क्या है, श। ठीक है, षटकोण वाला सा जिसको हम आम बोलचाल में कहते हैं श, मूर्धन्य श इसको बोला जाता है, ये ऊष्म व्यंजन में शामिल हैं। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो आप जानते हैं, श, श, स और ह। ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं हमारे। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, पूछ रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थल बताना। आप तो ऐसा समझ लो इस सवाल में, ओष्ठ है, कंठ है, नासिक है कि तालव्य है या तालु है। तो क पहला ही व्यंजन वर्ण है, क का उच्चारण स्थल क्या बताया था कल क्लास में, ध्यान होगा, कंठ है। क्या बताया था, कंठ बताया था। तो का उच्चारण स्थल क्या बन जाएगा, कंठ बन जाएगा। अगली बात करते हैं, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो हमें याद रखना है, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महाप्राण। तो इसका आंसर हमारा जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ए सही आंसर बनेगा। क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो ये बात हमको यहाँ से याद रखनी है। आगे सवालों की चर्चा करते हैं। तो आगे जो सवाल है हमारे, उनका पहला सवाल कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे हम लिखें यहाँ पे च और ल, तो चा व्यंजन वर्ण है, ल व्यंजन वर्ण है। तो ये वर्णों के मेल से क्या बनेगा, शब्द का निर्माण होता है। तो इन्हें आंसर क्या माना जाएगा, वर्ण। क्या आंसर माना जाएगा, वर्ण। अगली बात देखो, अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ए ऐ। जब हम ए और ऐ को बोल रहे होते हैं तब हमारा उच्चारण स्थल जो है वो क्या होता है, कंठ तालु होता है। कंठ हमारे गले के साथ साथ जीभ हमारी तालु के पास जाती है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थल क्या माना जाता है, कंठ तालव्य या कंठ तालु माना जाता है। अगला बहुत सरल सा सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। स्वरों की संख्या हम कल बात कर रहे थे, सामान्य दशा में, सामान्य स्थिति में सवाल पूछता है स्वरों की संख्या बताओ, आंसर हमारा 11 होता है। कुल स्वरों की संख्या कभी पूछता है तो आंसर 13 मान लिया जाता है, जिसमें अयोग वाक को भी शामिल कर लेते हैं। कभी पूछ ले वर्तमान या देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब हमारा आंसर माना जाता है 10। उसमें से क्या करते हैं हम री या अर को शामिल
नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी बात हमें यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं या कुल कितने वर्ण माने गए हैं? आंसर 52। कल बात भी किए थे इसके बारे में। अगला सवाल आता है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताओ। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। यही क्रम भी कभी पूछे कि इनका क्रम क्या है, तो क्रम भी हम इनका यही याद रखेंगे। हिंदी का इनका क्रम यही है, संस्कृत में बदलता है। या अलावा का कभी क्रम लगाने के लिए देगा तो आपको यही याद रखना है, और संस्कृत की बात हम हिंदी व्याकरण में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा अलावा, और इनका कभी क्रम लगाने के लिए दे दे तो क्रम बता देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सामान्यतः स्वर और व्यंजन में ही हम इनको विभक्त करते हैं। अगला सवाल आता है, अंगा, या, ड़, न, म का उच्चारण स्थल। अंगा, या, ड़, न और म। आपको ध्यान होगा कल हम इनको जब स्पर्शी व्यंजन पढ़ रहे थे, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, तब आपको बताया था इनको हमने 5वें नंबर पर रखा था। तो इन्हें हम क्या कह रहे थे कल? पंचमाक्षर कह रहे थे। ध्यान होगा क्या बताया था? पंचमाक्षर कह रहे थे। या इन्हीं को हम नासिक के व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नासिक के व्यंजन भी कह सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? नासिका। यहाँ का इसका आंसर क्या बन जाएगा? नासिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? माने स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? स्पर्शी व्यंजन बताया आपको, का से मा तक क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो यहाँ पे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। आगे की बात करें कि छ वर्ण क्या है? छ हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण होता है ह। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, सरल सवाल है कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण क्या होता है? ह होता है। अब बात आती है तो संयुक्त ह क्या है? ह स्वर नहीं है, ह व्यंजन नहीं है, ह स्पर्शी व्यंजन भी नहीं है। हाँ याद रखना, छ आपका व्यंजन नहीं है। कैसा व्यंजन है फिर? अब छ जो है संयुक्त व्यंजन है। क्यों है? जब हम इस छ को लिखते हैं हमें पता है कौन कौन से व्यंजन वर्णों के मिल करके बना है, क और मूर्धन्य श, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में शामिल करते हैं। और कभी सवाल आ जाए कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण बताओ, तो हा हल आप लोग आंसर करेंगे। अगला सवाल देखो, सा 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 ह कौन से वर्ण माने गए? अभी बात कर रहे थे, अभी इनको हम आपको ऊष्म व्यंजन बताए थे। क्या बताए थे? सा 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 हा क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। या हम इनको संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। यह ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पढ़ते और बोलते समय हमारी श्वास वायु में झंकृत या कंपन होता है या घर्षण होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, का ग ज फ कैसी ध्वनियाँ हैं या किन की ध्वनियाँ हैं? संस्कृत की नहीं है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दक्षिण भाषाओं की। तो इनका आंसर माना जाता है बी, बॉम्बे। क्या? ये अरबी फारसी के सब वर्ण हैं। इनके साथ में हमेशा नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से जाके साथ में नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि वे ध्वनियाँ जो हिंदी भाषा की नहीं है, अन्य किसी भाषा से शामिल किया है और वर्तमान में इसको जोड़ के रखा है, और इनके साथ में नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा आगत, या इनको हम अरबी फारसी ध्वनियाँ कह सकते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो अब याद रखिएगा कि इनका उच्चारण देखना है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर बात करें, क ग घ, ऑप्शन ए ग घ, इनका उच्चारण स्थल कंठ है। क्या है? कंठ है। गले से बोले जाते चा वर्ग के हैं। ज झ चा छ ये आपके हैं तालव्य, तालु भी कह सकते हैं, ये तालव्य से संबंधित हैं। ड ढ जीव मूर्धा की तरफ जा रही है, ये हमारा आंसर माना जाता है सही, ड ढ सी, ठीक है। और अगली बात करें ऑप्शन इसकी, प ओष्ठ वर्ग से संबंधित है। तो ये क्या याद रखेंगे? ये ओष्ठ वर्ग में शामिल हो जाएगा। इनमें से इसका आंसर कौन सा? 17वें का सी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ढ नहीं है, ड नहीं है, ढ अंगा नहीं है, ढ नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ है। अब देखो जरा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बताए थे आपको, छ, त्र, ज्ञ और स्र।
ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ज्ञ हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब बात ये आती है ज्ञ बनता कैसे है, तो आपको बताया था, ध्यान होगा, आधा जा और यहाँ के मेल से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। इसको हम लोग पुरानी हिंदी में ज्ञ भी पढ़ा करते थे। अगली बात देखें, अगला क्वेश्चन देखें क्या है 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। बड़ा ध्यान से समझना है, दंते नहीं है। ता, न, द, इन तीनों को बोल के देखो, जीभ दांत को स्पर्श करेगी, ता, न, द। उसके बाद ट बोलेंगे तो जीभ नहीं लगेगी, ट, ठ, ड, ये आपका ट, ठ, ड, थोड़ा सा अंतर आएगा तो ये दंत वर्ग में शामिल नहीं है। ठीक है, ता, था, दा, ध, न दंत वर्ग में शामिल है। फिर देखेंगे टा, ठा, डा, ये मूर्धा में शामिल होता है। तो इसका आंसर अपना कौन सा बनेगा, डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें, घ का उच्चारण स्थान। घ बोलेंगे तो बेसिक कंठ पे जोर पड़ रहा है, समझ में आता है हमको। घ का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जैसे माना कि एक व्यंजन ये वर्ण ये है, एक ये है, और इन दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, पहला व्यंजन स्वर रहित और समान दूसरा व्यंजन स्वर सहित है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। आंसर क्या बन जाएगा इसमें, दिल्ली बन जाता है। आगे की बात करें कि ज्ञ वर्ण, अभी आपको बताया था ज्ञ कैसे बनता है, आधा जा और यहाँ के मेल से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अगला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वर्ण के, वर्ण नहीं है ये वर्ग है, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, वर्ग के प्रथम माने 1, 3, 5 पूछ रहा है, वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 1, 3, 5 को हम अल्प प्राण कहते हैं, वहीं 2 और 4 को पूछता है तो इनको हम क्या कहते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये महाप्राण कहलाते हैं, तो याद रखिएगा। अगली बात देखो, छ किसके अंतर्गत आते हैं, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन वर्ण है, निम्न में से ये देखो, आ स्वर है, ऊ स्वर है, ई स्वर है, म क्या है, व्यंजन वर्ण है। स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस लगा के आप आसानी से हल कर लोगे इस सवाल को। अगली बात देखें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो हम कल इस पर चर्चा किए थे, व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को क्या कहा जाता है, व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। अगली बात देखो, अच किसको कहते हैं, फिर अच कहते हैं स्वर को, अच किससे कहते हैं, स्वर को कहते हैं। फिर हम प्लस स्वर को भी जानते हैं, मूर्धन्य को भी जानते हैं, अलग अलग बात है, लेकिन हमारा इसमें आंसर ए बन जाएगा। अगली बात देखो, चा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, चा। अब क च, का वर्ग का कंठ है, चा का तालव्य या तालु होता है, तो चा व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थल क्या बन जाएगा, तालव्य या तालु बन जाता है। अगली बात करते हैं कि मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर के भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर दो ही होते हैं, या तो ह्रस्व होता है और दीर्घ होते हैं। तो लघु या दीर्घ कह दो या ह्रस्व या दीर्घ कह दो, तो ये बात हमें यहाँ से याद रखना है। तो संयुक्त स्वर का उदाहरण है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है। तो संयुक्त स्वर का उदाहरण क्या होता है, ई मूल स्वर में है, उ मूल स्वर में है, अ मूल स्वर में है। माने बात ये हुई, ये तीनों हमारे मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब ओ है, ओ कैसे बना आपको कल बताया था, अ और उ के मेल से क्या बनता है, ओ बनता है। तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए संयुक्त स्वर बन गया, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श व्यंजन का उच्चारण स्थल। अब देखना 3 सा होते हैं जिनसे हम लोग परिचित हैं, शा, सा, सा। ठीक है, ये इसको अपन थोड़ा सा सही कर लें, ये सा, सा और ये सा, इसको तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। ये तालव्य, ये मूर्धन्य और ये दंत सा। ठीक है, अब पूछ रहा है ये तो कौन सा बनेगा, तालव्य सा बन जाएगा। तो कभी भी सवाल आ जाए तो आप लोग तीनों सा के उच्चारण स्थल याद रखिएगा, कौन से सा का उच्चारण स्थल क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, वा का उच्चारण स्थल क्या था, वा। वा बोलेंगे तो कंठ के साथ साथ ओठ का मूवमेंट होता है। क्या होगा, कंठ के साथ साथ ओठ में भी मूवमेंट होता है, इसलिए हम याद रखेंगे कि वा का उच्चारण स्थल क्या होता है, कंठ और ओष्ठ भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन या कौन से द्विगुण व्यंजन के उदाहरण हैं। अब द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ड और ढ, इनको हमने क्या किया है, देवनागरी लिपि से हटा दिया है, इसलिए हम इनको कभी कभी क्या भी कह देते हैं, इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त मान होता है अलग किया हुआ, हटाया हुआ, फेंका हुआ। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बी, बॉम्बे। क्या बन जाएगा,
में निम्न में से हिंदी में ये बताना है कौन सा दीर्घ स्वर है। अच्छा, अब बताना है रहा कि अ, ई और उ ये मूल स्वर है लेकिन दीर्घ नहीं है। दीर्घ होता है बड़ा आ, तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा आ। दीर्घ स्वर क्या बन गया, बड़ा आ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। हम जानते हैं, अभी इस पर डिस्कस किए थे, तालव्य श है। शब्दकोश में छ किस वर्ण के बाद आता है, तो आपको पता है छ संयुक्त व्यंजन है, और जब हम इसको लिखते या बना रहे होते हैं तब आधा का और श का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, क। जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इसकी शुरुआत का से होती है, त्रा की शुरुआत ता से होती है, ज्ञ की शुरुआत जा से होती है, श्राग की शुरुआत तालव्य शा से होती है। कभी भी ऐसे सवाल बने तो आपको याद रखना है, इनसे मिलकर बनने वाला पहला व्यंजन वर्ण ही इसका शब्दकोश का पहला वर्ण माना जाता है, या उसके बाद सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। अगली बात देखें, या व्यंजन का उच्चारण स्थल क्या होता है, या, तो ये तालव्य में शामिल है, इसका उच्चारण स्थल क्या आता है, तालु है। तालव्य हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सा सा ह कैसे व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन की रिपीटेशन हुई है इसकी, ये हमारे तीनों सा हैं। अब नाम याद रखना, ये तालव्य सा भी बताया आपको, फिर आपका मूर्धन्य सा, फिर दंत्य सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजन होते हैं या कहलाते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य र ल व आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बात बताए थे आपको पिछली क्लास में। या और वा क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। रा को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं और ला को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये सारी बातें हम वहाँ डिस्कस किए थे, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है अपना, च छ ज झ के व्यंजनों का उच्चारणों को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिए गए हैं। तो बताना, का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता और पा, ठीक है। ये 5 व्यंजन वर्ण हैं। का कंठ हो गया, चा का क्या हो गया, तालु हो गया, टी का क्या हो गया, मूर्धन हो गया। तो अब बताना, चा छा जा क्या उच्चारण स्थल बनेगा, इसका तालव्य बनेगा। तो ये थी हमारे 40 सवालों की एक छोटी सी अभ्यासमाला, जिसमें हमने एक सवालों का फॉर्मेट समझा, किस तरीके के सवाल आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग संधि अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।